हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले बंधन बैंक लिमिटेड के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर वीडियोस में मुझे सबसे ज्यादा नीचे कमेंट मिले। कमेंट सेशन में सबसे ज्यादा स्टॉक के ऊपर चर्चा हो रही थी कि इस स्टॉक का एनालिसिस करके बताइए। और इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे आपका क्वेश्चन होते हैं। तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, कमेंट कर दीजिए। कोशिश रहेगी उस पर वीडियो जल्दी आए। हो सकता है मेरी तरफ से देरी हो रही हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन जल्दी आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, मेरे पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आते हैं। ये चैनल सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए है, जहां पे पब्लिक क्वेश्चन करती है और हम उसके वीडियोस लाकर आपके सामने एनालिसिस प्रेजेंट करने का काम करते हैं, ताकि आप सीखें, समझें और उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाएं। जो भी बात कर रहे हैं वो सिखाने समझाने के मकसद से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह से बाय सेल करने से पहले अपना रिस्क समझे और अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट जरूर करिए। ये डिस्क्लोजर देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी बात करें उसमें हम अगर बाय सेल के वर्ड का यूज करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मतलब होगा। किसी तरीके से उसको सीरियसली बाय सेल में ना लिया जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यहां देखिए, ये स्टॉक का चार्ट है हमारे सामने बंधन बैंक का। अगर आप यहां पे देखेंगे आपको पता चलेगा, स्टॉक के चार्ट पे आप एक चीज देख रहे होंगे, स्टॉक का जो हाई लगा था वहां से स्टॉक जो है लगभग 80% जो है वो करेक्ट हो चुका है। ये 80% ऑलरेडी इस कंपनी जो है वो फॉल दिखा चुकी है अपने हाई से। ये हाई बना था 2018 में एंड दिस इज द कोविड वेव लो 2020। उसके बाद स्टॉक इसी वेव के अंदर, इसी मंथ के हाई और इसी मंथ के लो के अंदर बेचारा कैप्चर्ड है। अगर मैं हाई टू फॉल देखी तो 80% थी, हाई टू फॉल इज 80%। हाई टू सीएमपी देखो, अभी भी लगभग 68% यानी 70% जो है वो अभी भी स्टॉक जो है वो नीचे चल रहा है। मार्केट में ये बात हो रही है कि आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में जब भी ये स्टॉक अगर वापस इन हाईज की तरफ जाता है तो वो जाएगा जब इसमें कंपनी में सुधार होगा। और अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो ये स्टॉक यहां से 2.5 टू 3x होने की संभावनाएं पैदा करता हुआ दिखता है। और बात बिल्कुल सही भी है कि अच्छी कंपनी को गिरावट पे नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो बिल्कुल इसका एनालिसिस करना बनता है, क्या प्लानिंग बनती है क्या नहीं, वो सारा एनालाइज करेंगे। और क्या ये कंपनी 2, 2.5, 3 गुना हो सकती है क्या, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें समझने होंगे इस कंपनी के फंडामेंटल डाटा। तो करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारी स्क्रीन पे चल रहा है बंधन बैंक का फंडामेंटल डाटा। ध्यान से देखिएगा, हर चीज को समझना है, डिसीजन नहीं बनाना, समझना है। मार्केट कैप 38,000 करोड़ की है कंपनी की। प्राइस चल रहा है अभी 230 रुपीज 240 रुपीज के बीच में। बुक वैल्यू 122 है स्टॉक की। स्टॉक का पी 15 के आसपास चल रहा है। और अगर देखा जाए आरओसी तो कुछ खास नहीं है, आरओई भी कुछ खास नहीं है, बहुत एवरेज है, बहुत एवरेज रिटर्न्स है। अगर इसी को मैं कंपेयर करूं यहां पर इसकी प्रमोटर होल्डिंग के साथ में, तो आप देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग भी कुछ खास यहां पे नजर नहीं आती। डेट टू इक्विटी यहां पे ज्यादा देखना मायने नहीं रखता, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक है, चेंज होते रहते हैं सारी चीजें। यहां पर देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पूरी अनप्लेस है, जो अच्छा साइन है, जो चीज बढ़िया है। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है, जो नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। मार्केट कैप टू सेल्स 2.24 पे, जो कि बैंकिंग स्टॉक में इससे कई गुना होती है, ज्यादा होती है, हालांकि इस पे 2.24 है, तो ये पॉजिटिव साइन है। पीजी रेशियो भी कुछ ओवर वैल्यूएशन की तरफ इशारा नहीं करता। फ्री कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, बट वो बैंकिंग स्टॉक में इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ये चीज भी हमें माननी होगी। ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी का ईपीएस 15-16 रुपए के आसपास है राइट नाउ, जो हमें पता चल रहा है इस चीज को देख के। अगर इंडस्ट्री की पी की बात की जाए तो इसकी इंडस्ट्री की पी भी 13 की ही है। तो कंपनी को मैं ऐसे नहीं कह सकता कि बहुत अंडर वैल्यूड है या बहुत ओवर वैल्यूड है। फिलहाल की डेट में इस डाटा से कोई भी डिसीजन या फिर कुछ निकल के हमारे सामने नहीं आया है। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सेकंड डाटा, जो कि है यहां पे एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 21 रहा हुआ है और अभी ये चल रहा है 15 की पी पे। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेटली अपने 5 साल के बिलो पी पे अवेलेबल है ये स्टॉक, जो अट्रैक्टिव बनाता है। ये चीज हमें नोट करनी है। आगे चलते हैं। दिस इज द क्वार्टर रिजल्ट। लेटेस्ट क्वार्टर को देखिए, लगभग 4492 करोड़ की सेल और वहां से प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करती है ये 721 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का आता है। अगर फाइनेंशियल मार्जिन की बात की जाए तो ये फाइनेंशियल मार्जिन जो है यहां पे 9% रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी कम है, पिछले 2 क्वार्टर से काफी कम है। और ये हमें यहां से पता चला। अगर इस कंपनी के आप पीछे के डाटा को देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। जैसे इससे पीछे वाले क्वार्टर में सेल्स इससे थोड़ी अच्छी थी, प्रॉफिट लगभग अप्रोक्सीमेट सेम थे, लेकिन उस केस में कुछ चीजें डिफरेंट थी, वो आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छी चीज और बुरी चीज इस क्वार्टर रिजल्ट को देख के सबसे पहले समझिए। यहां पर इस कंपनी में सितंबर 21 का जो डाटा देखिए आप, यहां कंपनी ने एक बहुत बड़ा लॉस लिया था 3000 करोड़ का। अब ये लॉस क्यों हुआ था, इस कंपनी के साथ दिक्कतें क्या हैं, सबसे पहले वो समझिए। कोविड के बाद में बैंक ने जो भी लोन दे रखे थे लोगों को, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, चाहे वो सैलरीड क्लास को लोन हो या किसी भी टाइप के लोन हो, उनमें डिफॉल्ट हुआ था।
और वो डिफॉल्ट इसकी बैलेंस शीट या इसके P&L पे आपको यहां देखने को मिलता है। कंपनी ने उसके लिए काम किया और देखिए यहां पर 3000 करोड़ के लॉस दिखाए। फिर उनमें से कुछ रिकवरी हुई होगी आने वाले टाइम में, तो यहां पर वो रिकवरी में एक्सेप्शनल प्रॉफिट बन जाता है। दिस वाज एन एक्सेप्शनल लॉस एंड दिस वाज एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट, जो कि जनरल बिजनेस का पार्ट नहीं है। इन्होंने डिफॉल्ट माना तो एडजस्ट हुआ, कुछ रिकवरी हुई तो वो प्रॉफिट के अंदर काउंट हुआ। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बैंकिंग बिजनेस। तो ऐसा हुआ। अब इस कंपनी के साथ जो भी हुआ था कोविड में, उससे अभी तक संभल पाई या नहीं संभल पाई वो हमें देखना है, आगे संभल सकती है या नहीं वो हमें देखना है। तो ये चीज हमने क्लियर करी। अब अच्छी चीज, ये तो थी इसकी बुरी चीज, अब अच्छी चीज क्या थी, यहां पर आप ध्यान से देखिए इसके एनपीएस लगातार यहां पे बढ़ते हुए थे, लगातार 7% से ऊपर के एनपीए थे, जिनको इसने कम किया 4% पे लाई, और वहां से फिर एनपीएस को यहां पे देखिए कितना कर दिया 7.32। ये कौन से एनपीएस है, ये एनपीएस है ग्रॉस एनपीएस। अब नेट एनपीए की बात करें यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी की डेट में 2.32% है, जो कि मुझे तो फिर भी ज्यादा लगती है, बट एक्चुअली देखा जाए तो सुधार के ऊपर है इस कंपनी का ध्यान। ऐसा नहीं है कि यहां पे मैं ग्रोथ देख सकता हूं, सुधार हो रहा है और ये अच्छी चीज है, इस बात को मैं मानना होगा। रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो कोविड के सेटबैक से निकल के कंपनी आ चुकी है, रिजल्ट्स अपने मेंटेन कर पा रही है, सेल्स मेंटेन कर पा रही है, और यहां पर कंपनी के अगर आप प्रॉफिट्स को भी देखेंगे तो वो भी चीज यहां पे निकल के आती हुई में सामने नजर आती है। तो ये हमें पता चल रहा है कि कंपनी सुधार की पोजीशन पे है, लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी ग्रोथ है, वैसा अभी फिलहाल मिसिंग है। तो सारी चीजें माइंड में रखनी है, फिर चार्ट पे डिसीजन लेंगे हम कि क्या कर सकते हैं। ये ईयरली P&L है इस कंपनी का पूरे कई सालों का। अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ में तो जो सेल्स है वो इतनी है, प्रॉफिट और अगर आप देखना चाहे बाकी चीजें तो आपके सामने यहां पे है। अब इसकी बात करिए नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 2500 करोड़ का नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपनी दिखा रही है। ईपीएस देखिए यहां पे 16 रुपए के लगभग का। अब चलिए आप थोड़ा सा पीछे, यहां पर पीछे देखिए, ये ईपीएस 2020 में 18 रुपए के आसपास था। इससे पहले चलिए 2019 में 16 रुपए के आसपास था, और यहां पर कंपनी का प्राइस लगभग 600 से 700 रुपए के बीच में था सेम ईपीएस पे। और अभी अगर उस ईपीएस को अचीव करता है तो मार्केट में बिल्कुल चर्चा होगी कि क्या है वहां जा सकता है, और हां तो कैसे प्लानिंग की जाए, उसके लिए कैसे सेटअप बनाया जाए फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज हमें माननी होगी। सुधार कंपनी में है, सेटबैक से निकल के आई है। कोविड के टाइम में जो सेल्स थी वहां से 50 to 100% सेल्स कंपनी अपनी बढ़ा चुकी है, यानी रेवेन्यू इस कंपनी की उतनी बढ़ चुकी है। बैंकिंग बिजनेस में सेल्स का मतलब रेवेन्यू, तो उतनी बढ़ चुकी है। मार्जिन्स की अगर बात की जाए तो पहले जो मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर पा रही थी सेम वैसे मार्जिन्स कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है, ये नेगेटिव है। जो फाइनेंस मार्जिन्स है देखिए, जो पहले मेंटेन थे कोविड के बाद वैसे मार्जिन्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, ये हमें समझना होगा। एंड दैट्स द पॉइंट जहां पे मार्केट सोच रहा है कि अगर इस सेल पे ये मार्जिन बढ़ गए और ये वाले मार्जिन आते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, कितना बड़ा रिटर्न आ सकता है, इन सारी चीजों पे चर्चा मार्केट में है। तो यहां पे P&L के फ्रंट पे एक चीज पता चली कि कोविड के सेटबैक से तो कंपनी निकल के आ चुकी, सुधार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पे क्या इस कंपनी सुधार को बरकरार रख पाएगी, ये डाटा बताता है आपको 5 साल 10 साल की सेल्स का। तो ये बता रहा है कि इन्होंने सेल्स तो मेंटेन रखी है, 5 साल का एवरेज देख ली 3 का, और ट्रेलिंग 12 मंथ का भी। प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी देखिए यहां पे हिट हुई है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। सेल्स इन्होंने ग्रो करी है, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो इनको मार्जिन्स में सुधार करना ही पड़ेगा। आगे चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगर इनके प्रॉफिट अच्छे नहीं है, स्टॉक प्राइस में गिरावट आई, तो स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा नहीं हो सकता। बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 12-13% की रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी की, जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ये डाटा आपके सामने प्रेजेंट रहा। यहां चलते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, तो शेयर होल्डिंग पे आपको पता चलेगा प्रोमोटर के पास में यहाँ पे 40% का माल है, FIIs के पास 33%, और उनमें भी उन्होंने कुछ माल बेचा है। DIIs ने यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री करी है, मैं कह रहा हूं ना इसके लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है स्टॉक को लेके, तो DIIs ने यहाँ पे अच्छे पैसे लगाए, 5% से ऊपर अपनी होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज करी है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक से यहाँ पे 5% से होल्डिंग जो है वो कम होती हुई नजर आई है। अब यहां पर बहुत से एडजस्टमेंट होते हैं, हम उन चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए टुडे पब्लिक होल्डिंग इज लेस देन 10%, बस आपको ये ध्यान रखना है, पब्लिक होल्डिंग लेस देन 10% है। बिग प्लेयर्स के पास में 90% जो माल है वो बिग प्लेयर्स के पास में है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो इसका 90% माल लेके बैठे हुए हैं। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं, यहां समझने की कोशिश करिए कि कंपनी का पैसा कैसे कहां से आता है। तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी जो है 81% की रेवेन्यू करती है, तो तभी तो कंपनी को नुकसान हुआ, क्योंकि रिटेल पैसा चुका नहीं पाई कोविड के बाद में, तभी नुकसान हुआ था, और उसी से देखिए इसका 81% रेवेन्यू आता है। ट्रेजरी से 10%, और यहां पे कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग से कंपनी का 7% का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। यहां पर आगे चलते हैं तो हमें यह जानना जरूरी कंपनी एक्टिव कहां है। तो यहां देखेंगे आप ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है
वहां पे कंपनी बहुत एक्टिव है। इसमें कौन से राज्य हैं? एक तो है वेस्ट बंगाल मैं यहां लिख देता हूं, एंड सेकंड है यहां पे आसाम। तो ये दो राज्य जो हैं यहां पर कंपनी का मोर देन 50% बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। आप ऐसा मान लीजिए यहां पर कंपनी बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये हमें दिख रहा है। सेंट्रल इंडिया के अंदर 17%, नॉर्थ ईस्ट में 10% और है। अगर मैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को साथ में जोड़ूं तो 56-60% की रेवेन्यू वहीं से आती है। साउथ इंडिया में बहुत कम, वेस्टर्न के अंदर तो बहुत ही कम है साउथ इंडिया की तरह, और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कम इस बैंक का जो हमें डाटा है वो देखने को मिलता है। पता चला कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में कंपनी का बिजनेस ज्यादा है। यहां देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आता है? रिटेल बैंकिंग से ही 75% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी लाती है। ट्रेजरी से 11 और यहां पे कॉर्पोरेट और होलसेल से 6-7% का रेवेन्यू जो है प्रॉफिट के कंट्रीब्यूशन में आता है। यहां एनपीए ब्रेकअप, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्रेकअप बैंकिंग बिजनेस में समझना जरूरी है। तो वो कौन सी है? सर्विसेज, ये वाले आपको दिख रही होंगी। पर्सनल लोन्स इंडस्ट्री सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और अदर्स में, ये आपको सारा डाटा पता होना चाहिए कि एनपीए का ब्रेकअप भी कैसे है। अगर आपको एनपीए के बारे में ज्यादा नहीं पता, गूगल करिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है कैसे नहीं, डिटेल रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई है। अब करते हैं चार्ट पे चर्चा। क्लियर पिक्चर चार्ट ही बताएगा। तो अब हमारे सामने चल रहा है बंधन बैंक का चार्ट। ये क्लियर डाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक की हिस्ट्री आपने देखी होगी। यहां पर कंपनी में जो ये वाली कैंडल है, दिस इज द मेन कैंडल, जो कोविड की कैंडल है, कोविड वेव की, इसका हाई और इसका लो, इसके अंदर जो है वो स्टॉक अभी तक कैप्चर्ड है ऐसे का ऐसे। बेचारे को ऐसे दबा के रखा है कि कहीं नहीं जाना तेरे को। ऊपर जाता है कहते हैं भाग नीचे, नीचे आता है कहते हैं भाग ऊपर, तो इसको ऐसे बेचारे को फंसा के रखा हुआ है। तो ये हो गई कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे, ये अब होगा क्या। लेकिन एक सॉल्यूशन भी मिल गया। याद करिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वीडियो, बताई थी ना एक चीज की क्या होगा, सेम वैसा ही स्टॉक ये भी नजर आ रहा है। सुधार की गुंजाइश है, चार्ट जो है वो ऐसे नजर आ रहे। अभी देखते हैं सारी चीजें कि करना क्या है। देखिए यहाँ पे इस डाटा को हमने देखा अभी भी 70% नीचे है अपने हाई से, और इस हाई से मेन हाई से 80% तक करेक्शन कर चुका है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है फिलहाल 272 का, इसके अबो जाता है स्टॉक तो यहां पे बहुत अच्छा साइन होगा। ये लेवल्स के नीचे स्टॉक जब तक है तब तक वो किसकी ग्रिप में है? बेयर्स की ग्रिप में है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, ये बेयर्स की ग्रिप है इसके नीचे जब तक है, जब तक इसके नीचे रहेगा बेयर्स की ग्रिप है। ऊपर की साइड इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, जैसे इसके ऊपर निकलता है तो वो हल्का बुलिश होना शुरू हो जाएगा, और क्लियरली यहां पे चार्ट जो है वो टर्निंग आउट होता हुआ हमें दिखेगा। नीचे की साइड में स्टॉक 150-160 के आसपास तक आया था। मंथली चार्ट को अगर गौर से देखा जाए तो हमें पता चलता है स्टॉक के लिए यहां पर आज की डेट में 210 रुपए, 180 रुपीज और 150 रुपीज, तीन जो है वो बड़े सपोर्ट नजर आते हैं। चलिए मैं इसको तरीके से लिख देता हूं। दिस इज द 210 रुपीज, दिस इज 180 रुपीज एंड दिस इज 150 रुपीज। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मेरे लिए मंथली चार्ट पे यहां पे नजर आते हुए दिखते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 272 है, जिसके ऊपर मुझे तेजी के संकेत नजर आते हैं या फिर बेयर्स की ग्रिप से स्टॉक निकलता हुआ नजर आता है। दिस इज द मंथली चार्ट। अब वीकली चार्ट को देखते हैं कि वो क्या बोलता है, फिर हम बात करेंगे डेली चार्ट पे कि एक्चुअल पिक्चर निकल के क्या आती है। सो दिस इज द वीकली चार्ट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो जो लाइन मैंने लगाई है 272 की, इसको गौर से समझने की कोशिश करिए, आंखें खोलिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहां पर देखिए इस चीज को, इन लेवल्स के नीचे स्टॉक का रहना हमेशा नेगेटिव रहा है, और जब भी स्टॉक इस लेवल को काट के ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। पिछले काफी महीनों से स्टॉक इसी टेरिटरी में है, इस लेवल को काट नहीं पाया। अब अगर काटने आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, वहां स्विंग भी बन सकते हैं, ट्रेड के लिए मोमेंटम भी बनेगा और शायद कुछ होता हुआ हमें नजर आए। तो अपने रडार पे रखने लायक स्टॉक ये बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो 270 यहां पे भी इंपॉर्टेंट लेवल है 272 का। इस रेंज को भी आप ऐसे समझिए, यहां पर स्टॉक ने कई बार इस लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करी। फर्स्ट टाइम यहां सस्टेन किया तो देखिए नेगेटिव ही नेगेटिव रहा है तब से, और ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब वापस अगर इसके ऊपर आता है तो अगेन ये जो है मोमेंट पकड़ने की तैयारी करेगा। तो वीकली चार्ट भी अगर देखा जाए तो अभी क्या है, फिलहाल तो बेयर्स की ग्रिप में है, तो अभी फिलहाल बेयर्स की ग्रिप हम लिख सकते हैं, बेयर्स के ग्रिप में है। लेकिन 272 के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, इस ग्रिप से बाहर निकल जाएंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट से डेली चार्ट पे। तो ये डेली चार्ट है। अगर आप यहां देखेंगे तो इस डाटा को हम हटाते हैं, यहां पे देखिए स्टॉक अभी जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है
इस ब्लू लाइन के पास ट्रेड करता हो, दिस ब्लू लाइन बिलोंग्स टू द 200 डेमा। तो अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास हो आप और उसके ऊपर अगर आप सस्टेन करते हो, जो कि आप किए नहीं हो कभी भी इस फॉल में काफी लंबे टाइम से, अगर इसके ऊपर आप सस्टेन करते हो तो ये पॉजिटिव है। बट इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर भी 272 ही मानना चाहिए, बिकॉज ये 200 डेमा को उतनी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है जितनी मिलनी चाहिए। तो जब नहीं दे रहा तो हम जबरदस्ती क्यों दिलवाएं। ये चीज कंफर्म हो गई कि ये रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर आप इसको टिकवाओ तो स्टॉक के अंदर जो टेरिटरी है वो बुल्स के लिए ओपन होती हुई नजर आएगी। यहां पर अच्छे साइन क्या है कि ये इससे नीचे गया था, वी शेप की रिकवरी मारी, दिस इज वी शेप रिकवरी फॉर दिस रेजिस्टेंस, फिर नीचे जाता है, बड़ी गिरावट आती है, फिर ऊपर गया और अब की बार जो गिरावट हुई वो ना तो इसके लो को काटी और जो अपसाइड आई वो ना इसके हाई को काटी। तो स्टॉक इस वेव के अंदर कैप्चर हो गया। अब इस वेव के अंदर स्टॉक कैप्चर्ड है, इसका हाई कटेगा तो भी स्टॉक बुलिश होता हुआ नजर आता है डेली चार्ट पे। बट आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी 272 को, बिकॉज ये मंथली पे, डेली पे, वीकली पे, तीनों पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 272 को इंपॉर्टेंट लेवल मानना होगा। तो ये क्लियर होता है स्टॉक कुछ तो करने वाला है, इतना हमें पता चल गया। हैव अ लुक एट अगेन द वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा, जिस टाइप की ये फॉर्मेशन है ये बता रही है कि स्टॉक यहां से निकलना चाहता है। और इमीडिएटली यहां पर देखा जाए तो लगभग 210 रुपए के आसपास इसने डबल बॉटम पैटर्न भी यहां पे बनाया है और ये बता रहा है कि मैं निकलना चाहता हूं। तो ये स्टॉक की हिस्ट्री रही है आज तक की। अब बात करते हैं किया क्या जाए, कर क्या सकते हैं और करना क्या चाहिए उसके ऊपर। मानते हैं, सबसे पहले मैं मानता हूं कि मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी होता, यहां पर ऊपर से ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता, अगर मैं इस कंपनी में काफी ऊपर के प्राइसेस हैं यहां से अगर इन्वेस्टेड होता, तो व्हाट शुड आई हैव डन इन दिस काउंटर, बिकॉज स्टॉक अपने हाई से 80% टूट गया। नाउ देखिए, मेरा हमेशा से एक रूल है, भले ही वो अडानी ग्रुप हो चाहे वो राजेश एक्सपोर्ट हो, मैंने हर स्टॉक में ये कहा है कि जब वो इतने टूट गए तो बेचने का कोई सेंस नहीं बनता। सबसे बड़ी बात ये होती है, मेरे पास अगर होल्डिंग में और अगर इतना टूट जाए मैं तो ना बेचूं, टूट गया और टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना टूटने के बाद एक चीज कंफर्म है, फिर सुधार की गुंजाइश होती है बड़े ब्रांड के अंदर, और बड़ा ब्रांड ही है, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो यहां पर मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि मैं एक्यूमुलेट करूं, इसको एक्यूमुलेट करूं, धीरे धीरे हल्की हल्की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करूं। और यहां पर एक्यूमुलेशन का पूरा चांस भी स्टॉक ने दिया है सबको 3 साल तक। राइट नाउ भी एक्यूमुलेट है। मेरे पास ऊपर से होता तो मैं अभी क्या करता, एक्यूमुलेट करता और इसको अपनी कॉस्ट को ठीक बैठाता। फिर जब मौका मिलता, चार्ट बुलिश होता, तो मैं इसको रिव्यू करता कि मुझे अब क्या करना है। जब तक चार्ट बुलिश नहीं है एक बार एक्यूमुलेट करा जाए, क्योंकि बेयरिश टाइम में ही एक्यूमुलेशन होता है, बुलिश टाइम में एक्यूमुलेशन नहीं होता। बुलिश जब चार्ट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, स्टॉक नीचे आया, यहां पर जब तक वो नीचे आपको मिल रहा है एक्यूमुलेट का चांस यही है। लोग गलती क्या करते हैं, स्टॉक ऊपर चला गया, अब वो यहां खड़ा है तो वो उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो यहां से तो उसके टूट के नीचे आने के चांस ज्यादा होते हैं और इसमें एक्यूमुलेशन के बाद ऊपर के चांस ज्यादा होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये 80% टूट चुका है और ये स्टॉक ऐसे जाते हैं वो 8 गुना हो चुके होते हैं। ज्यादातर हम लोग 8-10 गुना होने के बाद स्टॉक में एंट्री करने आते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है। तो अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो ये प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए थी, जो मैंने एक्सप्लेन करी है आपके पास। ऊपर से बात करते हैं, हमें यहां पे करना हो फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे को यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है अभी, कि यार चलो पता है बैंकिंग बिजनेस है और ये भी पता है कि थोड़ा रिस्की है, थोड़ा रिस्की है, यहां पे लिख देते हैं रिस्की। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी सेफ है, सेफ तो कुछ है नहीं, रिस्की है। तो करना चाहे तो अभी किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बनता है। तो अगर मेरे को यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो सिंपल स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी दैट 50% ऐड एट दिस पॉइंट, 50% यहां पर कहीं भी मिलता है तो ऐड किया, रिमेनिंग 50 को एक्यूमुलेट, रिमेनिंग 50 एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगर मुझे लेना ही है तो, विद अ क्लियर माइंडसेट कि यार रिस्की है और चलो इसको 2 to 3 ईयर के व्यू से लेके बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बाकी अपना अपना कंफर्ट होता है, किसी को 50% रिटर्न के लिए जाना है तो 1 साल में मिल रहा है तो वो अपने हिसाब से देखेगा, लेकिन कोई बैठना चाहे तो एक्यूमुलेट मोड में ही हमेशा 50% ऐड करके रिमेनिंग को एक्यूमुलेट मोड। अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से जहां अवेलेबल है वो 70% डाउन है, इस बात को हमें स्वीकारना होगा। तो 50% ऐड करके अगर एक्यूमुलेशन मोड में जाए तो कोई हर्ज नजर नहीं आता। एक्यूमुलेट क्यों? क्योंकि अगर यहां से नीचे आता है 150 या 160 के आसपास अगेन अवेलेबल हो तो हमारे पास ऐड करने को कुछ रहे। पूरा पैसा अगर अभी लगा के बैठ जाएं तो कभी भी ये स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है और इसके पक्ष में भी मैं नहीं हूं। हां, अगर स्टॉक हमारे लेने के बाद में 272 के ऊपर आ गया तो क्या किया जाए, तो भी मैं अगर यहां पे पर्सनली हूं तो मैं 50-60% जो मैंने लिया है उसको ही रखना चाहूंगा, उसके बाद में एक बार लेना नहीं चाहूंगा, राइड करना चाहूंगा। वो राइडिंग थ्योरी पे हम जाएंगे। बचा हुआ अमाउंट हमें अपने पास रिजर्व रखना चाहिए ताकि नीचे आए तो मैं उसको ऐड कर सकूं। ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं बताया, मेरे लिए बताया है। अब बात करते हैं यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, यहां पे बात करते हैं कोई स्विंग ट्रेड है क्या।
इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? यस। कब है? अबव 272। कब है? अबव 272 रुपीज की क्लोज हो तब है, यहां पर डेफिनेटली हमें मानना होगा। अच्छा, अब वो क्लोज हो गई, उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट 240 CLSB यानी क्लोजिंग बेसिस। अच्छा ठीक है, और इस स्विंग में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? स्विंग में ऊपर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 295 से 305 की फर्स्ट रेंज, ये स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा। 325 से 330 की सेकंड रेंज जो कि स्विंग का सेकंड रेजिस्टेंस होगा, एंड 350 से 360 की थर्ड रेंज जो कि स्विंग का थर्ड रेजिस्टेंस होगा, जिनको अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको सारी चीज जो है वो पता भी चल जाएगी, थोड़ा बहुत चार्ट देखने पे आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ये स्विंग कब है? 272 के ऊपर बनता हुआ नजर आता है। तो इस स्विंग ट्रेड का मतलब ये गारंटी है कि ऐसा होगा ही? जी बिल्कुल गारंटी नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। गारंटी है या नहीं है वो इस चैनल के पास वीडियोस को देखिए, उसकी सक्सेस चेक करिए कि जैसे हमने बात करी वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो संभावना है कि इस बार भी होगा, और नहीं हुआ तो संभावना है कि इस बार भी नहीं होगा। किसी भी पास्ट परफॉर्मेंस की मतलब ये नहीं होता है कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बाय सेल दूं, मेरा मकसद है मैं आपको सिखाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं, ताकि आप टिप्स के चक्कर में इधर उधर ना भागें। तो ये स्विंग वालों के लिए हो गई कहानी कि स्विंग इसके ऊपर है, राइट नाउ कोई स्विंग नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट की हमने बात कर ली थी पहले ही कि इमीडिएट सपोर्ट कौन से हैं, रेजिस्टेंसेस को हमने देख लिया। अब एक बड़ा लेवल, वो बड़ा लेवल है यहां पर, दिस इज द लेवल, दिस इज दैट लेवल। इस लेवल को हम लोग यहां मार्क करते हैं, ये लेवल है अप्रोक्सीमेट 425 का। जिस दिन इसके ऊपर स्टॉक निकलता है 425, तब ये कोविड की बेयर्स की ग्रिप से निकलेगा, कोविड बेयर्स ग्रिप, ये जो है इससे ये निकलेगा यहां पर, क्योंकि स्टॉक के लिए ये कोविड वाली फॉल है, ये अभी तक उसके ऊपर नहीं जा पाया, कोशिश करी थी बट फेल्ड, और उसके बाद ये डाउन साइड में ही रहा है। अब इसके ऊपर आता है तो एक मोमेंटम शिफ्ट करने की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही रहने वाली होगी कि 425 के ऊपर स्टॉक के लिए और बुलिशनेस होगी, और अच्छी चीज होगी वो आउट ऑफ द कोविड बेयर्स ग्रिप आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। इन फ्यूचर जब भी स्टॉक 272 के ऊपर, यहां पर 272 के ऊपर क्लोज कर देगा, 272 के ऊपर क्लोज कर देगा, और मेरे पास उस टाइम पे मानो मैंने इस कंपनी के जैसे मान लीजिए कि 600 शेयर ले रखे हैं उस वक्त, मैंने तब तक मैंने 500-600 शेयर्स इकट्ठे कर लिए, या मैंने 60 कर लिए, 60 शेयर्स ले लिए, समझो इतने शेयर्स मैंने इस कंपनी के इकट्ठे कर रखे हैं। तो अब 272 के ऊपर निकल गया, भले ही मेरी एवरेज कॉस्ट इनकी होगी मानो 230, 240, 250 कुछ भी हो, अगर वो इसके ऊपर निकलता है तो फिर लॉन्ग टर्म में, देन लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल होगा 210, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 272 के ऊपर निकलो तो फिर भाई साहब आप 210 के नीचे मत आना, अगर आ गए तो दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, अवसाद है, सारी चीजें आ जाएगी। इसके ऊपर निकलने के बाद नीचे आने की संभावनाएं कम से कम होनी चाहिए, और अगर आकर आपने इन लेवल्स को काट दिया तो समझो लॉन्ग टर्म में भी खत्म हो गए हो आप, तब तक आप लॉन्ग टर्म में खत्म नहीं हो, इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये सारी चीज थी जो बंधन बैंक के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, उसकी एनालिसिस कैसे क्या कर सकता है क्या नहीं। नो डाउट दिस इज अ रिस्की बिजनेस, टोटली रिस्की बिजनेस। अब मेरा एक डिस्क्लोजर मैं आपको देना चाहता हूं, मैं इस कंपनी में फिलहाल कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग मेरे पास है, और स्विंग ट्रेड में इस लेवल के ऊपर जरूर इसको देखना चाहूंगा, अगर उस टाइम फंड अवेलेबल हुआ तो। अगर फंड नहीं हुआ तो शायद मैं ना भी देख पाऊं, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट मोड में मैं फिलहाल नहीं जा सकता। ऑलरेडी मेरे पास बैंकिंग के काफी स्टॉक्स है, आप लोगों को पता भी है, तो मैं नया एक बैंकिंग स्टॉक नहीं ले सकता। अगर स्विंग मिली तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, और स्विंग में मानो हमने कोई प्रॉफिट कमाया तो मैं उस प्रॉफिट को इसमें इन्वेस्टेड छोड़ देता हूं, जो कि मेरा स्टाइल है, आप लोगों को पता है। तो ऐसी एनालिसिस अगर आपको सीखनी हो, समझनी हो, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, 1-to-1 मेरे साथ आप सीखेंगे, और उसके बाद लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के आप हमारे साथ ही रहते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम को 7 के बीच में। बेटर है व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल जो है वहीं पे मिल जाएगी। तो किसी भी तरह की जानकारी के इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री चाहते हो, जहां पे हम लोग डायमंड मेंबर्स के साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, और लेवल के ऊपर कुछ एक चीजें जो अपडेट मेरी होती है वो मैं शेयर करता रहता हूं, पर्सनल चीजों की, तो आप उसके लिए चैनल की डायमंड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन हम किसी तरीके से नहीं देते, ये ध्यान रखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चार्ट के लेवल्स के ऊपर वहां पे बात होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। बाय सेल होल्ड किसी तरीके से हम नहीं देते। चाहते हैं जुड़ना तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप का कोई बेनिफिट नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और ग्रुप की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आप ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुला के भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।